हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो हम आपको एक खुशी की बात बताते हैं। अब की बार यूजीसी नेट ने जो हर 6 महीने में हमारा एग्जाम करवाती है, आप सबको पता है। वो जो पेपर का पैटर्न उसने रखा है बेटा, वो ऑफलाइन कर दिया है। ठीक है, पहले जो होता था, पहले ऑफलाइन होता था, फिर बीच में आई थिंक 2018 के बाद यूजीसी ने इस पेपर पैटर्न को ऑनलाइन कर दिया। अब की बार फिर यूजीसी के द्वारा इस पेपर पैटर्न को ऑफलाइन किया जा रहा है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पहले ये जान लेते हैं। इसका पहला जो बेनिफिट्स होगा बेटा, वो ये होगा कि ऑफलाइन होने की वजह से जो हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन छूट जाते थे, जिसको हम स्क्रॉल करके पढ़ नहीं पाते थे, सबसे पहले तो हमारा वो वाला पोर्शन कवर हो जाएगा अच्छे से। जिनकी तैयारी रहेगी उनका एक भी क्वेश्चन पैराग्राफ का मिस नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट से ये हो जाएगा कि जो डीआई वाला पोर्शन होता था, ऑनलाइन देख करके सॉल्व करने में थोड़ी सी त्रुटियां हो जाती थी। ठीक, अब वो हम उससे बच जाएंगे। और जो अपना सब्जेक्टिव में मिलान करने वाले एक जो है सूची से दूसरी सूची में मिलान करने वाले जो शब्द आते थे या जो क्वेश्चंस आते थे, बुझने करना आसान हो जाएगा, उनको हम कर लेंगे, मिलान कर लेंगे अगर हम अपने पेंसिल और अपने जो है क्वेश्चन पेपर में, वो इजी हो जाएंगे। ये तो लाभ हो गए। हानियां क्या होंगी? हानियां ये हो जाएंगी कि हमारे लिए जो समय की बाध्यता है, वो थोड़ा हमें जो क्वेश्चन को जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो उतना ही है। पेन और जो है कॉपी वाला काम है। पेन उठा करके आप सब चीजों को नोट डाउन करोगे, उसको सोचोगे, ओएमआर भरोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा हो जाएगा। बट जैसा भी है, ऑफलाइन में लोगों का जो पास होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज आप लोग अपनी जो है पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कंटिन्यू, ये 40 डेज का जो हमको टारगेट मिला है, इसे कंप्लीट करें और अपने पढ़ाई को इतना स्ट्रांग बना लें कि जून के बाद कभी जो है यूजीसी नेट का एग्जाम जो जो है देने वाला हर 6 महीने में आता है, उसको देने की आवश्यकता आपको ना पड़े और आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाइए। ठीक है, इसी सक्सेस श्रृंखला में हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेशन को 14 प्रैक्टिस सेशन को कर लिया है। आज उसी क्रम में हमारा 15वां प्रैक्टिस सेशन है बेटा। चलिए हम और आप मिल करके आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रमुख विशेषता खाना खाने की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों में दिखाई देती है। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी विशेषता है जो खाना खाने की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों में क्या होती है, दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। पहला है उच्च आत्मबोध, दूसरा है कम आत्मबोध, तीसरा है उच्च स्तर की जिम्मेदारी और चौथा है आत्ममोह। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन में ये बताइए कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो क्या होगी, जो उच्च जो है ईटिंग डिसऑर्डर होगा, खाना खाने संबंधी जो बीमारियां होंगी उनमें दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, तो जो खाना खाने संबंधी बीमारियां होती हैं उन्हें, वो कई बीमारियां होती है, लेकिन जो मेन बीमारियां जो हमारे एग्जाम में अभी तक पूछी गई हैं, वो 3 बीमारियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 3 बीमारियां कौन कौन सी? ईटिंग डिसऑर्डर की जो 3 बीमारियां होती है बेटा, मोस्टली जो यूजीसी नेट होम साइंस में पूछा जाता है, वो क्या होता है? ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर क्या है पहले इसे जान लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है वह विकार या वह बीमारियां जो खाने से संबंधित हो। ठीक है, खाना खाने से संबंधित हो। जैसे हमने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा है एनोरेक्सिया बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, तीसरा जो है, जो सबसे पॉपुलर है और हमारे एग्जाम में होम साइंस के एग्जाम पूछा जाता है, उसे हम पाइका कहते हैं। ठीक है, 3 ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं जो मेनली होम साइंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एनोरेक्सिया नर्वोसा,
दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा, तीसरा है पाइका। ठीक बेटा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है जानते हैं हम। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है बेटा, वो उसमें क्या होता है, इसमें जो पहली बात हम जानते हैं, जो जितने भी हमारे ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं सब मानसिक विकार माने जाते हैं। ठीक है, मानसिक विकार माने जाते हैं। और इन्हीं विकारों की श्रेणी में जो हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो क्या होता है, इसमें जो लोग खाना खाते हैं वो अपने भोजन को प्रतिबंधित कर देते हैं। ठीक है, भोजन को प्रतिबंधित कर देते हैं। प्रतिबंधित करने का मतलब वो खाने को अवॉइड करना प्रारंभ कर देते हैं, भोजन को अवॉइड करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, भोजन को अवॉइड कर रहे हैं, फूड को अवॉइड करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, जब हम फूड को अवॉइड करना प्रारंभ कर देते हैं तो क्या होता है, उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है। वो दुबले हो जाते हैं और वो टीबी जैसे रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। उनकी जो छवि होती है, जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ईटिंग डिसऑर्डर है, बट इसमें लोग खाने को इंटेक ही करना है बंद कर देते हैं, अर्थात अवॉइड करना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि जो बुलिमिया नर्वोसा होता है, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, लोग अत्यधिक खाते हैं। ठीक है, अत्यधिक खाते हैं और अत्यधिक खाने के बाद वो क्या करते हैं, वो मूत्रवर्धक दवाइयां ले लेते हैं या मुंह में उंगली डाल करके वॉमिटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात उनका मानना है कि मैंने बहुत ज्यादा खाने को खा लिया है, अगर ये खाना हमारे बॉडी में रहा तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी और हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में आप जान गए। आइए जानते हैं पाइका क्या है। ठीक है, पाइका क्या है, पाइका वो डिजीज या वो कंडीशन होती है, वह विकार होता है जिसमें भोजन के अतिरिक्त, ठीक है, भोजन के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को, भोजन के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को खाने की इच्छा होती है। जैसे बहुत सारे लोग मिट्टी खाते हैं। ठीक है, मिट्टी का खाना, चौक खाना, ठीक, मिट्टी खाना, चौक खाना, खड़िया खाना, या बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि लोग लोहे की कील तक खा लेते हैं, लोहे की कील तक खा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जहां पर खाने योग्य पदार्थों का सेवन ना किया जाए बल्कि अखाद्य पदार्थों का सेवन करने की इच्छा प्रकट हो, उसे पाइका डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ये भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्रमुख विशेषता खाना खाने की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों में दिखाई देती है। ठीक बेटा, तो जो लोग ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं उन लोगों में कम आत्म सम्मान या कम आत्मबोध की भावना देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों में कमी, कमजोरी, गंभीर निर्जलीकरण, बेहोशी, थकान और समग्र कमजोरी किस विकार में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, तो कहेंगे मैम ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये एक प्रकार की बोन डिजीज है। ठीक है, बोन डिजीज या कह सकते हैं कि ये अस्थि विकार है। मांसपेशियों में कमी, ठीक, यानी कि जो मांसपेशियां हैं उनका क्षरण होना प्रारंभ हो जाए, कमजोरी, वीकनेस, गंभीर निर्जलीकरण का मतलब है सीवियर डायरिया हो जाए, बेहोशी और थकान और कमजोरी जैसे लक्षण प्रकट हो। तो ये जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर के लक्षण माने जाएंगे। ठीक है बेटा, ईटिंग डिसऑर्डर के लक्षण माने जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताया है। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा से जो लोग ग्रसित होते हैं उन लोगों में ये सभी लक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के, मांसपेशियों के विकास में कमी, कमजोरी, गंभीर निर्जलीकरण, जो है बेहोशी और थकान जैसे लक्षण पाए जाते हैं। जबकि सोशल डिसऑर्डर में क्या होता है, लोगों को सोशल फोबिया हो जाता है। ठीक है, सोशल फोबिया हो जाता है। इसमें बालक क्या करता है, दूसरे या समाज से जो है मिलना जुलना छोड़ देता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है
बेटा, साइनिसिज्म को जो है हम लोग क्या कहते हैं, साइनिसिज्म को एक विनाशकारी विकार माना जाता है। ठीक है, विनाशकारी विकार माना जाता है। ये जो साइनिसिज्म होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें लोग इसका जो ये जो होगा साइनिसिज्म, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर माना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स मार्सिया द्वारा प्रस्तावित पहचान की वह परिस्थिति जिसमें माता पिता द्वारा उनके बच्चे के लिए निर्णय लेना तथा बच्चों को चयन संबंधी कोई अवसर नहीं देना शामिल है। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, तो हम आपको बता दें बेटा, जो जेम्स मार्सिया थी, इन्होंने क्या किया है, जेम्स मार्सिया ने जो एक प्रकार की विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थी, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बालकों के ऊपर, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने बालकों के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बालकों की पर्सनालिटी के 4 स्टेज बताए। ठीक, बालक के पर्सनालिटी के 4 स्टेटस बताएं या 4 स्टेज बताएं। 4 स्टेटस में, 4 स्टेटस में जो पहला स्टेटस था उसे कहते हैं आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर क्लोजर कहा जाता है। जबकि जो दूसरा है उसे कहते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन कहा जाता है। जबकि जो तीसरा है उसे मोराटोरियम कहते हैं। जबकि चौथा जो है उसे आइडेंटिटी अचीवमेंट के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिटी अचीवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा आइडेंटिटी फॉर क्लोजर, जिसको हम अधिस्थगन के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए निर्णय लेना तथा बच्चों को चयन से संबंधित कोई भी अधिकार या कोई भी अवसर ना देने की बात कही जाती है। ठीक है बेटा, आज समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किशोरियों में मासिक धर्म की देरी से शुरू होना, किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत में देरी के संभावित कारण हो सकते हैं। अर्थात जो बालिकाएं होती हैं, जो किशोरावस्था में अपने चरण को या अपने कदम को रख देती हैं, उस किशोरावस्था में आने के बाद भी जब उनके पीरियड्स में विलंब होता है या पीरियड्स में देरी होती है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो रहे हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। पहला है कुपोषण और खाने की बीमारी, यानी कि बालिकाएं जो है वो कुपोषित हो, उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर हो। अगला है एथलेटिक्स में शामिल होना। अगला है मोटापे से ग्रसित हो। और जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, तो मासिक धर्म में या पीरियड्स में जो देरी होती है किशोरावस्था में, वो कुपोषण के कारण भी हो सकती है, बालिकाओं का एथलेटिक्स में शामिल होने से भी हो सकती है, और ईटिंग डिसऑर्डर हो तो भी हो सकती है। और यदि किशोरियां या यदि बालिकाएं मोटापे से ग्रसित हैं तो भी यह कारण बन सकता है कि उनका जो पीरियड्स है या पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो बेटा, वो काफी लेट से प्रारंभ हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का वह भाग जो भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है, इमोशनल चीजों को जो बैलेंस करने का पार्ट होता है, वो क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सेरिब्रेलम, दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा ऑप्शन हमारे पास है प्रमस्तिष्क खंड। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का वह भाग होता है जो भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक बेटा,
क्या करता है? वह भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह व्यवहार संबंधी, ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है? व्यवहार संबंधी प्रतिक्रिया को या व्यवहार संबंधी क्रियाओं को, ठीक है, व्यवहार संबंधी क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह भूख के लिए, भूख हो गया, प्यास हो गया, ठीक, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक, भूख, प्यास, ब्लड प्रेशर के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसके साथ साथ जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो निद्रा, निद्रा आने का या निद्रा ना आने का भी, निद्रा को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। और सेरिबेलम जो होगा बेटा, सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम को लिटिल, सेरिबेलम को क्या कहा गया है? लिटिल ब्रेन कहा गया है, लिटिल ब्रेन कहा गया, ठीक है। लिटिल ब्रेन की संज्ञा दी गई है तथा ये क्या करता है? यह हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। इसके साथ साथ क्या करता है? इसके साथ साथ यह शारीरिक मूवमेंट, ठीक है, शारीरिक मूवमेंट को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रमस्तिष्क खंड क्या करता है? तो प्रमस्तिष्क खंड जिसको हम ओमिडोला कहते हैं, ओमिडोला, ठीक है, ओमिडोला के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये यादों के लिए, मेमोरी के लिए, ठीक है, यादों के लिए। इसके साथ साथ एक इंद्री को दूसरे इंद्री से जोड़ने के लिए, ठीक है, मेमोरी के लिए, यादों के लिए, और इंद्रियों को, एक इंद्री को दूसरे इंद्री से जोड़ने के लिए, अर्थात इंद्रियों में कोरिलेशन के लिए जाना जाता है या उस पर नियंत्रण बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन अंगों के पहलुओं के साथ पैदा होने वाले शिशु के लिए आधुनिक शब्द क्या है? ठीक है, अर्थात ऐसा बालक जिसके अंदर महिला, मेल और फीमेल दोनों के, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन अंग या प्रजनन अंग से संबंधित जितने भी हमारे पार्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो पाए जाएं, तो ऐसे बालक के लिए या ऐसे शिशु के लिए कौन सा आधुनिक शब्द प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है बेटा, तो ऐसे बालकों के लिए जिनके पास पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन अंगों के पहलुओं के साथ जो पैदा हुए हैं, ऐसे बालकों के लिए इंटरसेक्स संबंधी जो है शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंटरसेक्स क्या है? तो कहेंगे मैम, इंटरसेक्स जो होता है उसका तात्पर्य ये है कि वह बालक जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों के गुण एक साथ पाए जाएं, वो इंटरसेक्स कहलाता है। गे किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो पुरुष समलिंगी होते हैं, पुरुष समलिंगी को गे के नाम से जाना जाता है, जबकि महिला समलिंगी को लेस्बियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महिला समलिंगी है तो लेस्बियन, पुरुष समलिंगी है तो गे के नाम से जाना जाएगा। जबकि इंटरसेक्स का तात्पर्य होता है वह बालक जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन संबंधी गुण पाए जाए। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण से संबंधित है? ठीक है, अर्थात 4 योजनाएं आपके सामने दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों योजनाओं में से कौन सी ऐसी योजना है जो बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ उनके कल्याण से संबंधित है। ठीक है बेटा, पहला है वन स्टॉप सेंटर योजना, दूसरा है उज्ज्वला योजना, तीसरा है स्वधार योजना, चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो लड़कियों की शिक्षा और उनके कल्याण से संबंधित जो योजना है बेटा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जबकि वन स्टॉप योजना जो है उन महिलाओं के लिए बनाई गई है, उन महिलाओं के लिए चलाई गई है जिनका शोषण, ठीक है, जिनका शोषण या तो घर में
या तो उनके कार्यस्थल पर हुआ हो, ठीक है, कार्यस्थल पर, या कह सकते हैं घर पर शोषित महिलाओं के लिए, ठीक है, घर पर शोषित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना बनाई गई। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना जो है बेटा वो एलपीजी गैस संबंधित है, अर्थात जो महिलाएं चूल्हे पर खाना पकाती थी उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए तथा उनके किचन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई। जबकि स्वाधार योजना जो है ना बेटा, जो स्वाधार योजना है वह पिछड़े वर्ग, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग से संबंधित बच्चे हैं, ठीक, पिछड़े वर्ग से संबंधित बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप या कह सकते हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए स्वाधार योजना चलाई गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द समाज की उस अवधारणा को संदर्भित करता है जो कि पुरुष और महिला को कैसे कार्य और कैसे व्यवहार करने चाहिए इसको बताता है, ठीक है। अर्थात 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इस बात को, ऐसा कौन सा शब्द है जो इस बात को प्रकट करता है, इस बात को संदर्भित करता है कि पुरुष और महिला को, ठीक है, पुरुष और महिला को कार्य और व्यवहार किस प्रकार से समाज में करने चाहिए, ठीक बेटा। अर्थात साधारण भाषा में कहें तो हम देखते हैं हमारे समाज में कहते हैं ये फीमेल काम है, ये मेल काम है, अर्थात ये पुरुषों का काम है, ये महिलाओं का काम है। तो पुरुष और महिलाओं की जो एक कंसेप्ट बन चुका है कि कोई कार्य पुरुष का है तो उसको पुरुष करेगा, ये कार्य खाना बनाने का महिला का है तो महिला करेगी। इस अवधारणा को लिंग भूमिका के नाम से जानते हैं, ठीक बेटा। किस भूमिका के नाम से? लिंग भूमिका के नाम से जानते हैं। लिंग भूमिका हमें यह बताती है हमारे समाज में कि कौन किस कार्य के लिए पुरुष बना है तथा किस कार्य के लिए महिलाओं को चुना गया है, ठीक है बेटा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से एजेंट हैं जो प्रसव पूर्व विकास के दौरान असमानता का कारण बनते हैं। पहला है टेराटोजन, दूसरा है पैथोजन, तीसरा है बैसिलस और चौथा है विषाणु, ठीक बेटा। तो आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि टेराटोजन, ठीक है, टेराटोजन वह विषाक्त पदार्थ होते हैं जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो क्या करते हैं, उसके प्रसव पूर्व विकास को अवरुद्ध कर देते हैं या उसमें असमानता उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक बेटा। असमानता उत्पन्न कर सकते हैं या प्रसव पूर्व विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे विषाक्त पदार्थों को टेराटोजन कहा जाता है, ठीक है। टेराटोजन जो होते हैं वह सिगरेट के सेवन से, ठीक, सिगरेट के सेवन से, मादक पदार्थों के सेवन से, मादक पदार्थों के सेवन से, इसके साथ साथ अल्कोहल के सेवन से, ठीक बेटा। अल्कोहल के सेवन से क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं जिससे जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके शरीर में असमानता विकसित हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू हिंसा में शामिल है, यानी कि जो घरेलू हिंसा होती है उनमें किन तत्वों को शामिल किया जाता है। पहला है शारीरिक हिंसा, दूसरा है मानसिक हिंसा, तीसरा घर के अंदर हिंसा, चौथा है सभी, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक बेटा, कौन सा कहेंगे मैम, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस वो शारीरिक भी हो सकता है, किसी महिला को घर के अंदर अथवा उसके कार्यस्थल पर अथवा घर के बाहर जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या फिर घर के अंदर या घर के बाहर शारीरिक, मानसिक या
अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हुए जब क्या किया जाए, जब उसे प्रताड़ित किया जाए या जब उस पर हिंसा की जाए, तो ऐसे हिंसा को हम डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस आपके घर के अंदर भी हो सकता है या घर के बाहर भी हो सकता है, वो मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो घरेलू हिंसा में शामिल तत्व होंगे वो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेइंग जनसंख्या संदर्भित करती है। ठीक है, ग्रेइंग जनसंख्या संदर्भित करती है। पहला है तनाव के कारण बढ़ती उम्र, यानी कि जो स्ट्रेस आ रहा है वो बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी है। अगला है बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत बढ़ना। अगला है रिटायरमेंट की योजनाओं से असंतोष उपजना। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है बढ़ी हुई स्वास्थ्य समस्याएं। ठीक है, तो ग्रेइंग एज किसे कहा जाता है या ग्रेइंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि जब बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत बढ़ जाए। ठीक है, जिस देश में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत अधिक हो जाए और युवा तथा बालक का प्रतिशत घट जाए, तो इस प्रकार की पॉपुलेशन को, इस प्रकार की जनसंख्या को ग्रेइंग पॉपुलेशन या ग्रेइंग जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों में अंडाशय और अंडे परिपक्व हो जाते हैं, ओवरी एंड एग। ठीक है, अंडाशय और अंडे परिपक्व हो जाते हैं और अंडाशय की प्रक्रिया के द्वारा डिंब क्षरण होता है या डिंब को छोड़ा जा रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम सब जानते हैं कि यह प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है। ठीक बेटा, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में अंड क्षरण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंड क्षरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हर एक परिपक्व अंडा या एक परिपक्व जो ओवरी से एक परिपक्व एग जो होता है, हर महीने महिला के ओवरी से निकलता है और निकल करके फैलोपियन ट्यूब के अंतुला भाग में चला जाता है और वही हमारे और आप जैसे मानव बनने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो कहेंगे जब स्पर्म सेल, ठीक है, जब स्पर्म सेल और एग सेल क्या होती है, एक साथ मिल जाती है और एक साथ मिल करके एक जायगोट का निर्माण करती है, तो उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक बेटा, oogenesis क्या है? तो कहेंगे जब प्राइमरी oocytes, ठीक है, प्राइमरी oocytes और सेकेंडरी oocytes, ठीक है, प्राइमरी oocytes और सेकेंडरी oocytes मैच्योर होकर के एग को क्या करती है? बाहर निकालने के लिए तत्पर हो जाती है, तो उस क्रिया को oogenesis के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्काउरिंग में निम्न प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका टेक्सटाइल से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्काउरिंग प्रोसेस होती है उसमें कौन सी क्रिया होती है? पहला सोपानिफिकेशन, दूसरा इमल्सिफिकेशन, तीसरा है डिटर्जेंसी, चौथा है सभी। ठीक है, स्काउरिंग क्या है? स्काउरिंग का तात्पर्य होता है रेशों की सफाई करना। ठीक है, रेशों की सफाई या रेशों का क्या करना है? क्लीनिंग करना। ठीक बेटा, मोस्टली प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये शब्द तो आपने पढ़ा होगा कि ये इस शब्द का ज्यादातर उपयोग हम ऊनी रेशों के लिए करते हैं। ठीक है, इसके लिए ऊनी रेशों के लिए करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि स्काउरिंग केवल ऊनी रेशों पे की जाए, और भी हमारे जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं जिनमें अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम स्काउरिंग शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो स्काउरिंग में सोपानिफिकेशन सोप के द्वारा या जो क्षार के द्वारा, इमल्सिफिकेशन, ठीक, और डिटर्जेंसी का मतलब होता है जो है डिटर्जेंट के द्वारा, इन सभी के द्वारा, अर्थात क्या, इन सभी के द्वारा हम स्काउरिंग प्रोसेस को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है स्काउरिंग के द्वारा सभी प्रकार के रेशों को जो चिकनाई मुक्त, डस्ट जो उनके अंदर रहती है उससे मुक्त किया जाता है, तथा जितने भी प्राकृतिक अशुद्धियां उनके अंदर लगी होती हैं सबको क्लीन करने की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
फिलामेंट यार्न होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है बेटा, इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि प्राकृतिक फिलामेंट यार्न, ठीक है, कौन से कहेंगे मैम, प्राकृतिक जो फिलामेंट यार्न होता है वह होता है, पहला है चिपचिपा, दूसरा है कम चमकीले, तीसरा खुरदुरे, चौथा है छोटा। ठीक है, तो प्राकृतिक फिलामेंट यार्न जो होता है उसे हम रेशम नाम देते हैं। कौन सा नाम, रेशम नाम देते हैं। रेशम एक ऐसा रेशा है जो वनली प्राकृतिक जो है प्रकृति में पाया जाने वाला फिलामेंट फाइबर कहलाता है या फिलामेंट यार्न कहलाता है, जिसके अंदर चिकनाहट का गुण, ठीक है, चिकनाहट का गुण पाया जाता है, यानी वो बहुत स्मूथ होते हैं, ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, ज्यादा चमकीला होता है। आपने पढ़ा है कि कोई कोई रेशा या जो रेशे सेरीकल्चर के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, इन रेशों में इतनी चमक होती है, कभी कभी हमारी आंख को ये क्या करते हैं, सुहाते नहीं, यानी हमारी आंख को अच्छी इनकी चमक अच्छी नहीं लगती है। अगला क्या है, ऐसे रेशे चिपचिपे होते हैं। ठीक बेटा, कैसे होते हैं, कहेंगे मैम, चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इसमें सेरेसिन और जिसमें सेरेसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, इसमें सेरेसिन पाया जाता है, जिस कारण इसमें चिपचिपाहट का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सेरेसिन के कारण इसमें चिपचिपाहट का गुण उत्पन्न हो जाता है और यह रेशा चिकना होता है। ठीक, चिकना होगा, चमकीला होगा और चिपचिपा होगा प्राकृतिक अवस्था में। ठीक बेटा, जब इन पर कोई फिनिशिंग ना की गई हो तब की बात पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः नोवेल्टी यार्न बने होते हैं। ठीक है, ये यार्न मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, धागा बनाने की प्रक्रिया या धागे के प्रकार से लिया गया क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो नोवेल्टी यार्न होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला है फ्लाई यार्न होते हैं, टेक्सचर्ड यार्न होते हैं, बकल यार्न होते हैं या कार्ड यार्न होते हैं। ठीक बेटा, तो आपने पढ़ा है बेटा कि जितने भी नोवेल्टी यार्न होते हैं सब प्लाई यार्न होते हैं। उन्हें 2 प्लाई के द्वारा, 4 प्लाई के द्वारा, 6 प्लाई के द्वारा निर्मित किया जाता है, अर्थात नोवेल्टी यार्न जितने भी होंगे वो प्लाई यार्न हो जाते हैं। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कपड़े की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी कि कपड़े में ताने और बाने का जो ताने और बाने की जो दिशा है उसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। पहला है ग्रेड, दूसरा है थ्रेड काउंट, तीसरा है बैलेंस, चौथा है सैलवेज। ठीक बेटा, तो कपड़े की जो दिशा होगी, ठीक, कपड़े की जो दिशा या कह सकते हो कपड़े में ताने और बाने की जो दिशा होती है वो हमेशा ग्रेन से काउंट की जाती है। ठीक है, ग्रेन कितने पे होता है, तो कहेंगे मैम 90 डिग्री के एंगल पर ग्रेन होता है, थ्रेड काउंट से नहीं। ठीक है, सैलवेज क्या होती है, तो कपड़े की किनारी को, ठीक है, कपड़े की किनारी को जो 2.5 से 3.5 लगभग हो सकते हैं उन्हें हम सैलवेज कहते हैं। बैलेंस क्या है, तो कहेंगे मैम ताना और बाना की स्थिति, ताना की स्थिति तथा बाने की स्थिति। ठीक है, ताने की स्थिति तथा बाने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, बैलेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुलक की इकाई, यानी जो हमारा रेशे का पॉलीमर है उसकी इकाई है। पहला है मोनोमर, दूसरा है कोपॉलीमर, तीसरा है ब्लॉक पॉलीमर, चौथा है ग्राफ्ट पॉलीमर। ठीक बेटा, तो जो बहुलक या पॉलीमर की सबसे लघुत्तम इकाई होती है उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम मोनोमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुलक या पॉलीमर की जो इकाई होगी वो कौन सी होगी, मोनोमर होती है, और जो 2 मोनोमर या 2 से अधिक मोनोमर मिल करके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट रंजक का उदाहरण है, डायरेक्ट डाई का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट डाई का जो उदाहरण होगा बेटा वो क्या होगा, तो कहेंगे मैम जो डायरेक्ट डाई का उदाहरण होगा वो कौन सा होगा, कहेंगे मैम कॉन्गो रेड। ठीक है, कॉन्गो रेड जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट डाई का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, ना तो
एनिलिन येलो होगा, ना तो मेलिसाइड ग्रीक होगा और ना ही एल ग्रीन होगा, बल्कि कॉन्गो रेड जो होगा वो डायरेक्ट डाई का या डायरेक्ट रंजक का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 किलोमीटर यार्न का वजन यदि किलोग्राम में किया जाए तो क्या कहलाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर यार्न का वजन किलोग्राम में किया जाए तो क्या कहलाएगा। ठीक बेटा, तो आपने पढ़ा है कि जब 1 किलोमीटर यार्न का वजन किलोग्राम में किया जाता है तो वो मैट्रिक काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कहेंगे मैम मैट्रिक काउंट कहलाता है। जबकि 9000, ठीक है, कितना कहेंगे मैम 9000 मीटर का ग्राम में वजन, ठीक 9000 मीटर के धागे का जब ग्राम में वजन किया जाता है तो डेनियर कहलाता है। ठीक, जबकि 1000 मीटर के धागे का, ठीक है, कितना 1000 मीटर के धागे का जब ग्राम में वजन किया जाता है तो क्या कहलाता है, कहेंगे मैम टक्स कहलाता है। ठीक बेटा, तो डेनियर इक्वल टू कितना होगा, डेनियर बराबर 9000 मीटर धागे का ग्राम में वजन, जबकि 1 किलोमीटर यार्न का या 1 किलोमीटर धागे का किलोग्राम में वजन मैट्रिक काउंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाई कंपोनेंट यार्न, ठीक है, बाई कंपोनेंट यार्न कौन से होते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दो अलग अलग यार्न एक साथ बंधे हो। ठीक, अगला है दो अलग अलग प्राकृतिक रेशों से बना हुआ यार्न। अगला है दो भिन्न रंगों के फाइबर से बने हुए यार्न। और जो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन है, लिखा है यार्न जिसमें दो अलग रेशों का पॉलीमर जिसे स्पिन रेट के साथ निकाला गया हो। ठीक है, यानी कि वह यार्न जो क्या हो, जो दो अलग अलग पॉलीमर से बना हो और एक साथ स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारा गया हो या स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला गया हो, ऐसे धागे को हम क्या कहते हैं, बाई कंपोनेंट यार्न कहते हैं। ठीक बेटा, बाई कंपोनेंट यार्न क्या है, तो कहेंगे मैम ऐसे धागे जिन्हें दो अलग अलग रेशों के पॉलीमर को एक साथ स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाए, ऐसे बने हुए धागे को हम बाई कंपोनेंट धागा या बाई कंपोनेंट यार्न के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रासायनिक परिसज्जा है। ठीक है, कुछ परिसज्जाओं के नाम आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी परिसज्जा जो कैसी है, जो केमिकल फिनिशिंग है, यांत्रिक नहीं है। ठीक है, रासायनिक परिसज्जा है। ठीक बेटा, पहला है कार्बोनाइजिंग, दूसरा है सल्फ्यूराइजिंग, तीसरा है रेगिंग, ठीक है, और चौथा है जो है मिलिंग। ठीक, तो बेटा कार्बोनाइजिंग जो है ये कैसी परिसज्जा है, कहेंगे मैम कार्बोनाइजिंग एक रासायनिक परिसज्जा है, जबकि सल्फ्यूराइजिंग, मीलिंग और रेगिंग जो है ये यांत्रिक परिसज्जा। कैसी परिसज्जा कहेंगे मैम, यांत्रिक परिसज्जा है। ठीक है, यांत्रिक परिसज्जा है। यांत्रिक परिसज्जा में जो सल्फ्यूराइजिंग होता है यह एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का प्रमाणिक चिन्ह होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रमाणिक चिन्ह होता है जो यह प्रमाण देता है कि जिस कपड़े पर सल्फ्यूराइजिंग का चिन्ह लग जाएगा वो कपड़ा कभी भी सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पॉलिस्टर के लिए उपयुक्त फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट है, यानी कि ऐसा कौन सा एजेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो क्या होगा, जो पॉलिस्टर के लिए जो है चमक प्रदान करेगा। ठीक है, पॉलिस्टर के रेशे के लिए जो चमक प्रदान करेगा। पहला है टिनोपॉल ERT, दूसरा है यूवी टेक्स ERN, तीसरा है ब्लैकोफोर EBL, चौथा है सभी। ठीक बेटा, तो पॉलिस्टर रेशों के लिए उपयुक्त जो ब्राइटिंग एजेंट है, फ्लोरेसेंट ब्राइटिंग एजेंट है, वो टिनोपॉल भी है, यूवी टेक्स भी है, ब्लैकोफोर भी है। अर्थात इसमें से सभी ऐसे एजेंट हैं जिनका उपयोग हम पॉलिस्टर के रेशों पर ब्राइटिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूती कपड़े से वसा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, सूती कपड़े से वसा को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमेशा हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कहेंगे मैम इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। इमल्सिफिकेशन के द्वारा क्या होता है, जो वसा के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, वसा के जो अणु होंगे वो पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाई बात के अणु की फाइबर की सतह पर जमाने की क्रिया, यानी कि जब कपड़ों को रंगा जाता है उस दौरान डाई बात में जो अणु होते हैं, जो डाई के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका फाइबर की सतह पर जो जाने की, मूव ऑन होने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, पहला है आपके सामने कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा है पेनिट्रेशन, तीसरा जो है वो है फिक्सेशन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक बेटा, आया समझ में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि डाई बात के अणुओं की फाइबर के सतह पर जाने की जो प्रक्रिया होगी तो वो क्या होगी, ना तो एब्जॉर्प्शन होगी, ना तो पेनिट्रेशन होगा और ना ही फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन क्या होता है, तो फिक्सेशन का मतलब होता है कि डाई के अणुओं के कपड़े की सतह पर चिपक जाने की क्रिया, ना तो मूव करने की क्रिया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो कहेंगे मैम कपड़े के द्वारा डाई को पूर्ण रूप से सोख लेने की क्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अर्थात इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर होगा क्या, तो कहेंगे मैम जो है डाई बात के अणुओं की फाइबर के सतह पर जाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। एडजॉर्प्शन क्या है, तो कहेंगे मैम इसे हिंदी में अवशोषण, अवशोषण नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है, द है, अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अधिशोषण, ना कि अवशोषण। अवशोषण को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण नहीं। जबकि अधिशोषण वह क्रिया होती है जिस क्रिया में डाई बात के अणु की फाइबर की सतह पर जमने का जो प्रोसेस होता है, मिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस थी वो समाप्त हुई। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमसे या हमारे संस्था में जितने भी यूनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक बार ट्राई करके अपनी सफलता में थोड़ा सा योगदान देने, हम लोगों का भी जो योगदान है वो भी थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, तो इसका शुभ अवसर अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।